कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चौथा पाठ सोना और लोहा पढ़ा है, सीखा है। आज हम इस पाठ के अंतर्गत और अंत में दिए गए स्वाध्याय को पूरा करते हैं। तो देखते हैं पाठ सोना और लोहा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्द वाटिका से। शब्द वाटिका से जो नए शब्द आए हैं उनका पहले हम अभ्यास करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, लिखते हैं। आओ तो शब्द वाटिका। स्वर्ण यानी सोना, कनक। शान यानी ठाट बाट। रूप यानी शक्ल या सूरत। डांटना यानी फटकारना, झिड़कना। मूल्य यानी दाम, कीमत या भाव। व्यर्थ इसका मतलब है निरर्थक, बेकार, फालतू। उपयोगी इसका मतलब है काम में आने वाला। तलाश यानी खोज या चाह। मेहनत इसका अर्थ है शारीरिक श्रम या कष्ट। सम्मान जिसका अर्थ है आदर। घमंड यानी अहंकार या अभिमान। घबराहट यानी घबराने की अवस्था। तो ये नए शब्द हमने सोना और लोहा इस पाठ में देखे हैं, तो आगे भी देखते हैं। आओ इस पाठ में आए मुहावरे देखते हैं। हाथ बटाना इसका अर्थ है सहायता या मदद करना। इसका हम वाक्य में उपयोग करेंगे। घर में हम माँ के कामों में हाथ बटाते हैं। दूसरा मुहावरा है दिन लग जाना यानी बीती बात होना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। राजा महाराजाओं के तो दिन लग गए। आगे देखते हैं। इस पाठ में एक कहावत आई है। इस नई कहावत का हम परिचय कराते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। अभी इस कहावत का भी हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य है पढ़ी लिखी बहू बार बार अपने सासू जी को व्यंजन बनाने के तरीके समझाने लगी तो सास ने कहा, बेटी तुम डाल डाल हो तो मैं पात पात हूँ इस रसोई घर की। तो इस तरह ये जो मुहावरे हैं और कहावत है इनका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। आगे का स्वाध्याय देखते हैं। आओ अध्ययन कौशल इस शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएं लिखो। यह स्वाध्याय देखो हम इस तरह पूरा कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग धातु दिए हैं और उन धातुओं से बनने वाली वस्तुओं के नाम भी दिए हैं। तो पहला धातु है तांबा, जिससे इलेक्ट्रिक के तार बनते हैं, सिक्के बनते हैं, अनेक कलाकृतियां भी बनती है और अपने रसोई घर में उपयोग में लाने वाले बर्तन भी बनते हैं। पीतल ये दूसरा धातु है, इससे भी कलाकृतियां बनती है, बर्तन बनते हैं, सिक्के बनते हैं। एल्यूमिनियम यह जो धातु है, इससे तार बनते हैं, बर्तन बनते हैं। चांदी यह जो धातु है, उससे गहने भी बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं, उससे भी कलाकृतियां भी बनती है और सिक्के भी, चांदी के सिक्के भी बनते हैं। इसके अलावा सोना और लोहा इस पाठ में हमने
सोने के जो उपयोग है या सोने से जो वस्तुएं बनती है, लोहे से जो वस्तुएं बनती है, वह भी पढ़ा है। तो इसके अलावा और भी कोई धातु आपकी नजर में हो तो जरूर इस तरह धातु का नाम और उससे बनी वस्तुएं लिख देना। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें आराम हराम है इस सुवचन पर लिखना है, बातें करनी है। तो आओ आराम हराम है इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नेहरू जी ने यह नारा उस समय दिया था जब देश स्वतंत्र हुआ था। आलस करना या अत्यधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। परीक्षा का समय हो तो डट कर पढ़ाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सोचो, यदि हम परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आराम करते हैं तो परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं। हम छोटे जीव से, चींटी से भी परिश्रम की सीख ले सकते हैं। वह दिन रात मेहनत कर अपना भोजन इकट्ठा करती है और बरसात के वक्त आराम से अपनी मेहनत का लाभ उठाती है। दुनिया का हर इंसान आराम करना चाहता है, लेकिन कुछ भी करने की एक सीमा होती है। काम करने के बाद थोड़ा बहुत आराम सही है, लेकिन अगर किसी को बिना कोई काम किए सिर्फ आराम करने की चाह रखता हो, तो यह आराम उसके लिए एक अभिशाप की तरह हो जाता है। इससे उसका सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आराम हराम है। आओ आगे देखते हैं। मैंने समझा। क्या समझा है आपने? सोना और लोहा यह पाठ पढ़कर आपने क्या समझा है? क्या सीख मिली है इस पाठ से हमें? तो जरूर इस बात को हमें लिखना है। तो आओ लिखते हैं कि इस पाठ द्वारा हमें क्या सीख मिली है, हमने क्या समझा है। देखो तो, सोना एक मूल्यवान चमकती पीली धातु है। इससे गहने बनते हैं और यह राजाओं और धनिकों का प्रिय है। यह बहुत ही महंगा होता है। लोहा भले ही सस्ता हो, परंतु वह बहुत ही उपयोगी है। लोहे से अस्त्र शस्त्र, औजार, मशीनें, बर्तन बनते हैं। अपने रूप रंग पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कम महत्व नहीं देना चाहिए। इस बात को हमने इस पाठ से समझा है। जो सोना है घमंड कर रहा था, तो इस तरह का घमंड हमें नहीं करना है। और लोहा जिस तरह गरीब मजदूरों के सभी के काम आता है, हर जगह उसका उपयोग होता है, तो हम भी जीवन में इसी तरह सभी के लिए उपयोगी होने चाहिए। तो ये बात हमने इस पाठ द्वारा समझ ली है। तो आप भी ये बातें जरूर अपनी कॉपी में लिख लेना। भाषा की ओर इस शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो, यह स्वाध्याय दिया गया है। तो आओ पहले हम शब्द देखते हैं। ये शब्द है सुंदर, गुण, डर, उपयोग, घबराना, दिन। और जो प्रत्यय हमें लगाने हैं वो है ता, वान, आवना, ई, आहट, इक। तो ये जो प्रत्यय है ये किस शब्द के आगे लगेंगे, थोड़ी देर आप भी सोचना। चलो, तो पहला जो शब्द है सुंदरता, इस शब्द के आगे कौन सा प्रत्यय लग सकता है देखते हैं। सुंदर, सुंदरता के आगे ता यह प्रत्यय लगकर सुंदरता यह शब्द तैयार होता है। दूसरा जो शब्द है गुण, गुण के आगे वान यह प्रत्यय लगकर गुणवान यह शब्द तैयार होता है।
डर, डर के आगे आवना यह प्रत्यय लगता है। तो यह प्रत्यय लगते समय डर में र में आ मिल जाता है तो उसका र का रा हो जाता है और तैयार होने वाला शब्द इस प्रकार होता है, डरावना। तीसरा शब्द है दिन। दिन में इक यह प्रत्यय लग जाता है तो दिन न में ई लगने से नी हो जाता है और इसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। दिन एक तो उसका प्रत्यय लगाने के बाद दैनिक यह शब्द तैयार होता है। घबराना, इसके आगे आहट यह प्रत्यय लग जाता है तो अब यहाँ तो घबराना ना का लोप हो गया है और आ का भी लोप हो गया है और घबराहट यह शब्द तैयार हुआ है। उपयोग, इसमें ई प्रत्यय जोड़ने से ग के आगे ई जोड़ने से उसका गी यह अक्षर तैयार हो गया है तो उपयोग में ई प्रत्यय जोड़ने से उपयोगी यह शब्द तैयार होता है। तो आप भी इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिन्हें प्रत्यय लगाने के बाद उनका रूप बदल गया है। तो ऐसे प्रत्यय लगे हुए शब्द जरूर ढूंढ लाना। आओ आगे का स्वाध्याय देखते हैं। सुनो तो जरा, क्या सुनना है? देखो तो। बस या रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। बच्चों, आपने गांव जाते हुए जरूर बस और रेल स्थानक की सूचनाएं सुनी होगी। तो आज हम इसी तरह की सूचना को फिर से दोहराते हैं और यह सूचना आप भी ध्यान में रखो, उसका मनन करो और आप यह अपने मित्र, भाई बहन या माता पिता को सुनाओ। तो आओ पहली जो सूचना है देखते हैं। बस स्थानक की सूचना। अभी देखिए किस तरह बस स्थानक की जो सूचना होती है वो स्पीकर पर दी जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, माथेरान से मुंबई जाने वाली 2 बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 पर रवाना होने वाली बस अब 10:15 पर रवाना होगी तथा सुबह 11 बजे रवाना होने वाली बस दोपहर 12 बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। तो इस तरह की सूचनाएं हम बस स्थानक पर सुनते हैं। दूसरी इस तरह की सूचना रेल स्थानक पर भी हमें सुनाई देती है। तो देखते हैं रेल स्थानक की सूचना। नमस्कार, हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर 2 पर मरम्मत कार्य शुरू होने के कारण आज दोपहर 4 बजे तक सीएसटी से माटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गाड़ियां ट्रैक नंबर 1 से चली जाएगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं आप भी इसे दोहराना, अलग से आवाज में इसे पेश करना। तो देखते हैं आगे। बताओ तो सही, क्या बताना है? देखो तो, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? बताओ। तुम्हें मालूम है बच्चों, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? आपने थर्मामीटर देखा है? क्या उपयोग होता है थर्मामीटर का? अगर हमें बुखार आता है तो डॉक्टर थर्मामीटर से बुखार कितना है यह नापते हैं। तो आइए थर्मामीटर में कौन से धातु का उपयोग होता है देखते हैं।
उत्तर, थर्मामीटर में पारा इस धातु का प्रयोग होता है। यह धातु चांदी जैसा सफेद, चमकदार और द्रव रूप अवस्था में होता है। तापमान के अनुसार यह फैलता है, इसीलिए थर्मामीटर में पारा इस धातु का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? आओ अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं। सदैव ध्यान में रखो। कौन सी बात हमें सदैव ध्यान में रखनी है? प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है, इस बात को हमें सदैव ध्यान में रखना है। तो सोना और लोहा, इस पाठ में भी हमने देखा है कि सोने का उपयोग अपनी जगह है, लोहे की उपयोग सारे जग में बहुत मात्रा में किया जाता है। तो इसी तरह हर एक का अपना अपना महत्व होता है। तो आइए आगे भी देखते हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता है। बड़ी चीज जितनी उपयोगी है, छोटी चीज भी उतने ही काम की है। बड़ी बड़ी मशीनों के कल पुर्जों को जोड़ने वाले नट बोल्ट छोटे छोटे ही होते हैं। सोना अगर कीमती धातु है, तो लोहा मजबूत और रोजाना काम में आने वाली धातु है। तो यह बात हमेशा आप ध्यान में रखना कि हर एक का अपना अपना महत्व होता है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर जगह हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है। समझ में आया क्या बच्चों? तो आओ आगे का स्वाध्याय भी देखते हैं। जरा सोचो, चर्चा करो। किस विषय पर चर्चा करनी है, देखते हैं। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो क्या होगा? सोचो सोचो, क्या होगा अगर खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो? आइए देखते हैं कि खनिज तेल का खजाना अगर समाप्त हो गया तो क्या क्या हो सकता है। यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ पाएगी, हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, रोज रोज पैदल चलना कठिन काम होगा। ट्रक न चलने से घरों, दुकानों, बाजार तक सामान नहीं पहुंच पाएगा, हम भूखे प्यासे ही रह जाएंगे। एलपीजी गैस जिससे खाना बनाया जाता है, उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं, इनके बिना दवाइयां भी नहीं बन पाएगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर पूरी दुनिया का कामकाज रुक जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? तो ये बात जरूर आप अपने कॉपी में लिख लेना है। मेरी कलम से इस शीर्षक के अंतर्गत अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। तो देखते हैं कौन से अनाजों को हम अंकुरित करके खाते हैं, उससे हमें क्या फायदे होते हैं। तो देखते हैं। देखो, ये अंकुरित अनाज हम खाते हैं। पहला जो है मूंग, उसका उपयोग सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। अंकुरित मूंग खाने से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, सी और ई, ये पोषक तत्व हमें मिलते हैं। दूसरा है चना, सलाद और सब्जी बनाने के काम आता है। इससे भी हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन सी और के मिलते हैं। मटर, इन्हें भी अंकुरित करके हम सलाद और सब्जी बनाने के काम में लाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, बी और सी, यह पोषक तत्व मिलते हैं हमें। गेहूं, जो रोटी, पराठे और सैंडविच बनाने के काम आते हैं, इनमें से हमें विटामिन ई और फाइबर मिलता है। तो इसके अलावा
और भी कई अनाज जो है उन्हें हम अंकुरित करके खाते हैं। तो अपनी माँ से पूछकर जरूर ये अंकुरित अनाजों के नाम और उनका उपयोग आप लिख लेना। आओ अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं। सही या गलत बताओ। हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो सही है या गलत है, ठीक से सोचकर बता देना। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। देखो बच्चों, याद करना पाठ को। यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य कैसा है? सही है, बिल्कुल सही। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। आगे का वाक्य पढ़ते हैं। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती हैं। क्या आपके घर में है सोने का तवा है रोटी सेकने के लिए? तो रोटियां सोने के तवे पर सेकी जाती है या नहीं? नहीं ना। तो यह वाक्य कैसे है? गलत है। रोटियां सोने के तवे पर सेकी जाती है, यह वाक्य कैसा है? गलत वाक्य है। आगे का वाक्य देखते हैं। श्रम में ही जीवन की सफलता है। क्या पढ़ा आपने? लोहे से क्या पढ़ा? कि श्रम में ही जीवन की सफलता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? सही। श्रम में ही जीवन की सफलता है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। आगे का वाक्य देखते हैं। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। देखो तो वाक्य फिर से पढ़ो, सोचो। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा। अरे सम्मान नहीं होगा काम करने वाले का? यह बात ठीक है क्या? नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है। तो यह वाक्य कैसा है? गलत वाक्य है। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। तो ये जो सही या गलत बताओ, ये जो प्रश्न है, इसके हम अपनी कॉपी में जरूर उत्तर लिखेंगे। आओ आगे का स्वाध्याय देखते हैं। खोजबीन इस शीर्षक के अंतर्गत रुपयों पर नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है बताओ। आपने नोट तो जरूर देखे होंगे, लेकिन इन नोटों पर कितनी भाषाएं होती है, यह कभी देखा है, गिना है, सोचा है? नहीं ना। तो आओ आज हम ये 50 रुपए की जो नोट है, इस नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा है कि यह 50 रुपए है, और ये भाषाओं को हम गिनेंगे, इन भाषाओं के नाम भी बताएंगे। तो देखो, ये 50 रुपए का नया और पुराना नोट है, और इस नोट के एक बाजू में की जो कीमत है, नोट की जो कीमत है, वो 17 भाषाओं में अंकित है। और ये कौन सी 17 भाषाएं हैं? देखो तो, हिंदी, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, आसामी, कश्मीरी, नेपाली, तमिल, बांग्ला, कोंकणी, उड़िया, तेलुगु और उर्दू, ये 17 भाषाओं में नोट पर उसकी कीमत जो है अंकित की गई होती है। तो अगली बार कोई भी नोट आपके हाथ में आ जाए तो जरूर इस नोट पर किन भाषाओं में लिखा है, किन भाषाओं में उस नोट की कीमत को लिखा है, जरूर देखना, ध्यान से देखना, और अपने छोटे बहन भाई को भी जरूर यह बात दिखाना।
स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत हमें खुद ही कुछ काम करने को दिया है। देखते हैं क्या काम दिया है। सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इस बात पर आपस में चर्चा करो। हमें चर्चा करने के लिए कहा गया है। किस बात पे चर्चा करनी है? सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ एक छोटा सा संवाद मैंने आपके लिए लाई हूं। इसे हम पढ़ते हैं। चिराग, लीना और पंकज आपस में चर्चा करते हैं। चिराग कहता है, मेरे पापा को झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लीना कहती है, मेरी मम्मी कहती है कि सभी काम समय पर करने चाहिए, इसलिए मुझे भी समय पर काम करने की आदत पड़ गई है। तो पंकज कहता है, मुझे दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है। तो लीना कहती है, अरे वाह पंकज, ये तो बहुत अच्छा गुण है। चिराग, झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना, यह तो सबसे अच्छा गुण है। लीना, तुम्हारा समय पर काम करना, अनुशासन में रहना, ये अच्छे गुण हैं। आज से मैं भी समय का पालन करूंगा। चिराग कहता है, सही कहा पंकज, आज से मैं भी तुम्हारी तरह सबकी सहायता करूंगा, सभी काम समय पर करूंगा। तो तीनों क्या कहते हैं? आज से हम सब अपने जीवन में अच्छे गुणों को ही अपनाएंगे। तो देखो बच्चों, इस तरह की छोटी सी नाटिका आप भी अपने दोस्तों के साथ जरूर प्रस्तुत करना। यहाँ कोई अलग गुण लिए है, आप कुछ अलग गुणों को लेना और इस तरह की नाटिका तैयार करना या इस तरह के संवाद लिखना और उसे नाटिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो सद्गुणों को आत्मसात करने के लिए हमेशा सोचना, सद्गुण ही आत्मसात करना, यह बात आप हमेशा ध्यान में रखना। आओ अब आगे का स्वाध्याय देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। रोमन लिपि यानी अंग्रेजी भाषा। तो जो शब्द हमें दिए जाएंगे उसका हमें लिप्यंतरण करना है। इसका मतलब वह शब्द हमें अंग्रेजी में लिखने हैं। तो आइए कौन से शब्द दिए गए हैं देखते हैं। आओ हम सब शब्द पहले पढ़ लेते हैं। धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की, हाथी, नेवला, ये जो शब्द है इनका हमें अब लिप्यंतरण रोमन लिपि में यानी अंग्रेजी भाषा में करना है। तो आइए एक एक शब्द लेकर उसका अंग्रेजी रूप हम लिखते हैं। धनुष, धनुष लिखने के लिए ये जो अंग्रेजी अक्षर है इनकी सहायता से हमने धनुष यह शब्द लिख लिया है। दूसरा शब्द देखते हैं, महल, महल शब्द लिख लिया है। कुर्सी, कुर्सी यह शब्द भी लिख लिया है। बारिश, बारिश यह शब्द भी अंग्रेजी में लिख लिया है। कटहल, कटहल का भी हमने अंग्रेजी में लिख लिया है। खिड़की, यह खिड़की का भी हमने अंग्रेजी में लिप्यंतरण कर लिया है। हाथी, हाथी का भी हमने लिप्यंतरण कर लिया है। नेवला, इसका भी हमने लिप्यंतरण कर लिया है। तो यहाँ लिप्यंतरण करना इसका मतलब जो उच्चारण है उसे हमें अंग्रेजी में लिखना है। तो अंग्रेजी में लिखते समय जब तुम्हारा नाम होता है या छोटी छोटी वस्तुओं के नाम होते हैं तो उस नाम को भी हम इसी तरह रोमन लिपि में यानी
अंग्रेजी में लिप्यंतरण करते हैं। हम मराठी में या हिंदी में जिस तरह हमारा खुद का नाम लिखते हैं, अपने पिताजी का नाम लिखते हैं, अपना अटक नाम लिखते हैं, तो उसी नाम को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसे लिप्यंतरण कहते हैं। आज हमने इन दिए हुए शब्दों का रोमन लिपि में यानी अंग्रेजी में लिप्यंतरण किया है। आप ये शब्द जो है अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। आओ अब आगे का स्वाध्याय पूरा करते हैं। निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो देखते हैं कौन से कारक है उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। देखो तो, ध्यान से देखो, मन ही मन पढ़ो। आओ इसे पढ़ते हैं, इनका वाक्य में भी प्रयोग करते हैं। ने, को, से, को, से, का, की, के, में, पर, अरे। तो आइए इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। पूजा ने फल खाया। पूजा ने गौरव को आम दिया। गौरव ने चाकू से आम काटा। माँ ने बेटे को खाना दिया। पूजा स्कूल से घर आई। यह गौरव का घर है। यह पूजा की चप्पल है। यह लड़कों के जूते हैं। पूजा बैंक में काम करती है। आज गौरव घर पर नहीं है। अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। तो देखो, इन वाक्यों में लाल अक्षरों में जो कारक है उनका हमने प्रयोग किया है। तो ये जो कारक है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कारक की हम परिभाषा समझ लेते हैं। तो आओ हम कारक की परिभाषा जान लेते हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने की भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ उनका जैसे कि सर्वनाम या संज्ञा का संबंध सूचित होता है उसे या उस रूप को कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम कारक के बारे में विस्तार से जानकारी भी लेंगे। आगे देखते हैं। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहले यह तो बता कि तू डैश से बाहर क्यों आया। आ, डैश में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। ई, युद्ध में डैश के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। ई, मैं राजा महाराजाओं धनिकों का डैश हूँ। ऊ, राजाओं के दिन लद गए, अब तो डैश के दिन हैं। ऊ, डैश में ही जीवन की सफलता है। ए, मगर अब तू डैश करना छोड़ दे। तो बच्चों, आज हमने सोना और लोहा इस पाठ के अंतर्गत और अंत में जो स्वाध्याय दिए गए थे वह देखे, उन्हें पूरा किया है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा।
वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।